7th का एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें डिवाइड करना है, डिवाइड वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल होती है। अगर बस ध्यान देना कि 2 बार माइनस है तो आंसर प्लस का लिखना पड़ता है आपको, अगर 1 बार माइनस है तो आंसर माइनस का लिखना पड़ता है, यही तो रूल है, यही बताया था मैंने। अब देखो जरा डिवाइड कैसे होगा, 1 बार माइनस आंसर माइनस का आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा आंसर। ऐसे ही ये 2 बार माइनस है तो आंसर प्लस का आएगा, 36 को 9 से भाग करेंगे 4 आएगा, सिंपल है। अब इन केस में क्या करें, जहां पे ब्रैकेट हो पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ये 13 ऐसे कैसे, डिवाइड ऐसे कैसे, -2 और प्लस का 1 ब्रैकेट में, तो क्या होगा, ये तो -2 ही रहेगा, +1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे ना पहले, तो बाहर प्लस वाला है तो ऐसे कैसे आएगा अंदर वाला, ये आपका -2 और +1 माइनस का 1। तो देखो 1 बार माइनस है तो आंसर माइनस का आएगा, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 13 ही आएगा। ठीक, ऐसे इसको करते हैं सोल्व। ये -31 है, अच्छा इस ब्रैकेट को सोल्व करो आप, ये माइनस का 30 होगा, ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं मतलब प्लस का है तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा, इसके बाहर भी प्लस है तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा। तो -31 डिवाइड बाई -31, -30 और -1 -31 होगा ना, तो इसका आंसर आएगा आपका 1। और प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस का, तो आंसर प्लस का आएगा। इस केस में देखो जरा पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो -36 को डिवाइड करेंगे आप 12 से, देखो यहाँ पे प्लस नहीं करना है कि ब्रैकेट को हटाना पड़े, ये सीधा डिवाइड होएगा। एक बार माइनस का निशान है तो माइनस का आंसर आएगा, 36 को 12 से भाग करेंगे माइनस का 3 आएगा, डिवाइड -3 सॉरी डिवाइड 3 से, तो देखो आंसर माइनस का क्यों आएगा, फिर से एक ही बार माइनस है, -3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, सिंपल। ऐसे ही देखो पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व होती है। तो ये माइनस का 6 होगा, ये प्लस का 5 है ना, डिवाइड में ये आपका माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। अब इसको हल करो, -6 + 5 माइनस का 1 डिवाइड बाई -2 + 1 माइनस का 1, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 बार माइनस आंसर प्लस आएगा और 1 को 1 से डिवाइड करने पर 1 ही आता है। इसमें एक और पार्ट है कि 0 डिवाइड बाई कुछ, तो 0 का डिवाइड किसी से भी कर दो, मतलब 0 को किसी से डिवाइड कर दो, 12 से 15 से किसी से भी, आंसर इसका हमेशा 0 ही आता है। एक पार्ट और है इसका ऐसा ही कोई, तो कर लेना है, तो सिंपल है, डिवाइड करना है, बस माइनस प्लस का ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेरीफाई a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। मतलब a b और c की वैल्यूज के लिए हमें ये चेक करना है कि ये बराबर नहीं है इसके, ये इक्वल नहीं है इसके। इक्वल भी चेक कर सकते हैं हम, इक्वल नहीं है भी चेक कर सकते हैं। करना क्या है, हमें बस a b c की वैल्यू ही पुट करनी है लेफ्ट और राइट साइड में, और देखना है इक्वल ना आए बस। तो सेम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे पहले पहले आप लिख दो इक्वेशन, a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू, प्रूव करना है ना, a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड आपकी a डिवाइड बाई b प्लस c, लेफ्ट में इतना ही लिखा है ना, a की वैल्यू भरो, a की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई b की वैल्यू -4, अच्छा प्लस c की वैल्यू 2। अब देखो 12 डिवाइड बाई -4 और प्लस का 2, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 6 आंसर आएगा। लेफ्ट साइड का आंसर क्या आया, -6। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, लो राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, a डिवाइड बाई b इंटू a डिवाइड बाई c। अब देखो प्लस में, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं a और c की यहाँ पे, ठीक, और b की, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपकी वही रहेगी 12 डिवाइड बाई b की वैल्यू -4, ये हो गया, प्लस a की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2। अब देखो 12 को -4 से डिवाइड किया -3, प्लस ये 6, तो आंसर आएगा आपका 3। देखो अलग अलग आया ना, इसका -6 आया, इसका 3 आया, तो आप लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, ये जो पूरी लाइन है कि a डिवाइड बाई जो मैं दिया है a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो यही आपको लिखना होता है हमेशा, जब भी आप वेरीफाई करते हैं पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालो, इक्वल सिद्ध करनी है, इक्वल नहीं सिद्ध करनी है, जो भी हो वो प्रूव करके लास्ट में पूरा लिखना पड़ता है। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसी है, a b c की वैल्यू निकालोगे, ये कुछ और आएगी, ये कुछ और आएगी, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर वही ये भी बराबर नहीं है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो यहां पर हमें वैल्यूज भरनी है, सिंपल वही अपना दिमाग लगाना है। कह रहा
369 369 को भाग करो किससे कि 369 आए। तो देखो भाग करने पर वही जब आता है जब हम 1 से डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात यही है। अब देखो यहाँ भी प्लस है, आंसर भी प्लस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो माइनस आने से रहा, वरना आंसर कैसे प्लस का आएगा। तो सिर्फ 1 से डिवाइड कर देंगे, खत्म। अब देखो -75 को किससे डिवाइड करें कि माइनस का एक आंसर आए। तो पहली बात तो आंसर माइनस का कब आता है, जब एक संख्या माइनस हो ना। तो ये तो पहले ही माइनस है, तो यहाँ तो हम प्लस की लिखेंगे। सिंपल सी बात यही है ना। देखो आंसर माइनस का आया है और ये भी माइनस है, तो यहाँ मैं माइनस नहीं लिख सकता, वरना आंसर तो प्लस का आना चाहिए फिर। तो इसीलिए आंसर माइनस का है, तो एक ही संख्या माइनस हो सकती है जो कि ये पहले से ही है। ठीक, तो ये तो पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पर प्लस का लिखेंगे। और एक कब आता है, देखो किसी भी संख्या को उसी से डिवाइड करने पर एक आता है और एक से डिवाइड करने पर वही आता है। सिंपल सी बात है। तो किससे डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस का एक आ जाएगा। ऐसे ही देखो फिर से एक आया है तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब प्लस का एक आया है और यहाँ पर माइनस का है ना, तो प्लस का आंसर कब आएगा, जब यहाँ भी माइनस हो, क्योंकि दो माइनस चाहिए जब तो आंसर प्लस आएगा। तो देखो आंसर प्लस का दो ही केस में आता है, या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो यहाँ पर अगर एक माइनस होगा दूसरा भी माइनस होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, तो एक लाना है तो बिल्कुल वही संख्या होनी चाहिए आपकी -206, तभी एक आता है आंसर। एक लाने के लिए उसी से डिवाइड करेंगे, और माइनस से इसलिए करेंगे क्योंकि प्लस का आंसर चाहिए ना, और यहाँ माइनस का पहले ही था। फिर वही 87 लाना है और आंसर प्लस का लाना है, तो प्लस का लाना है मतलब कि दोनों माइनस होनी चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। तो ये भी माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, और क्या आएगा माइनस का, तो जब वही आंसर लाना है तो एक से डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है भाई। देखो अगर वही आंसर लाना है तो एक से डिवाइड होगा, और एक लाना है तो उसी से डिवाइड होगा, सिंपल सी। और अब बस माइनस प्लस का ध्यान देना कि आंसर क्या आया है उस हिसाब से माइनस दोनों होंगी या एक ही संख्या माइनस की होंगी। जैसे यहाँ पर माइनस का 87 आंसर आया है, तो माइनस का 87 आंसर आया है और एक से भाग करके आया, तो एक से किसको भाग किया जाएगा तो वही आंसर आएगा। सिंपल सी बात है ना भाई। एक से भाग करने पर 87 जब आंसर आएगा, जब मैं 87 को एक से भाग करूं, क्योंकि आंसर एक से भाग करने पर वही आता है जो वो संख्या दी गई होती है। तो एक से भाग करूंगा मैं 87 को, और आंसर चाहिए मुझे माइनस का, तो -87 से भाग करूंगा, क्योंकि ये तो प्लस है ना, तो यहां तो माइनस लिखना पड़ेगा, वरना आंसर कैसे -87 आएगा। माइनस एक आंसर चाहिए, तो फिर से 48 से भाग होगा और -48 से, क्यों, क्योंकि आंसर माइनस का एक चाहिए, तो उसी संख्या से भाग करनी पड़ेगी आपको। तो -48 को -48 से भाग, +48 से भाग करेंगे, माइनस एक आएगा। 20 को किससे भाग करें, तो बड़ा आसान है, 10 से भाग करेंगे, वो भी माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस का 2 चाहिए ना। अगर सिर्फ 2 चाहिए तो 10 से भाग करते, माइनस का 2 चाहिए और ये पहले ही प्लस है, तो ये वाली तो माइनस होनी चाहिए, तो ये आपका माइनस का 10 हो जाएगी। ऐसे ही है, किससे भाग करें, किसको भाग करें, 4 से कि 3 आए, तो पहली बात तो 12 को 4 से भाग करना पड़ता है। ये प्लस है, आंसर माइनस का है, तो इस वाले को माइनस करूंगा मैं, तो बस खत्म, -12 आंसर आ गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो क्या है लिखा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी। आपको ए और बी के 5 पेयर लिखने हैं, 5 युग्म लिखने हैं। किस प्रकार से कि ए को बी से भाग करें तो -3 आए। जैसे कि एक पेयर दे दिया इसने 6 और -2, देखो 6 और -2, ये एक जोड़ा दे दिया। अभी जोड़े में क्या है कि पहले वाले को दूसरे से भाग करें तो -3 आंसर आ रहा है ना। देखो -2 से भाग करेंगे तो ऐसे ही आपको और जोड़े बनाने हैं। लो भाई 9 -3 हो गया, इसको भाग करोगे तो -3 आंसर आएगा। मान लो मैं पहले वाला माइनस कर दूं, -12 4 हो गया, इसको भाग करोगे तो भी -3 आएगा। कोई भी ऐसी संख्या लिखते रहो, सीधी सी बात है, जो 3 से गुणा, मतलब समझ रहे हो ना, भाग करने पर 3 आंसर आए। और माइनस का लाने के लिए तो आप इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, क्या फर्क पड़ता है, एक माइनस होनी चाहिए बस। -12 4, माइनस का 15 5, ऐसा ही 18 -6, कुछ भी लिख सकते हो आप, इनका आंसर आएगा आपका -3 ही आएगा ना भाग करके। तो ये करना चौथे क्वेश्चन में, बस 2-4 और एग्जांपल लिख देने हैं आपको। कर लो एक थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। मतलब दोपहर 12 बजे जो तापमान था ना, वो 10 डिग्री अबव जीरो, 10 डिग्री ऊपर था, शून्य से 10 डिग्री ऊपर था। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट तक ये 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज हो रहा है। यदि यह तापमान आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, then at what time would be the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो किस समय जो तापमान है वो 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, 0 से 8 डिग्री नीचे किस समय होगा। What would be the temperature at midnight, और मिडनाइट को तापमान क्या होगा, आधी रात का तापमान क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो एक बात समझो, लिखो आप टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर एट 12 नून मतलब दोपहर 12 बजे तापमान कितना है, दोपहर 12 बजे तापमान है आपका 0 से 10 डिग्री, मतलब भाई की 10 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। अब एक बात बताओ जरा,
हमसे पूछा है कि -8 डिग्री कब होगा, और ये घट रहा है, जाहिर सी बात है 10 से घट के -8 भी होगा किसी ना किसी टाइम। अब किस टाइम होगा, तो देखो हमें दिख रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस घटने के लिए इसको 1 घंटा लगता है ना। तो हमें यही तो बताना है ना कि 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। तो इसका मतलब ये बताना है कि 10 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बताना है तो हम टाइम इसके इधर लिखेंगे और डिग्री सेल्सियस के इधर लिखेंगे, यही तो होता है। सिंपल सी बात यही होती है, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं हम ऐसे प्लस माइनस डिवाइड गुणा वाले, तो क्या करते हैं आप उधर लिखते हैं बराबर के इक्वल उधर लिखते हैं जो हमसे पूछा गया। हमसे पूछा है कि तापमान कब होगा, कब होगा मतलब कि हमें यह बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस घटने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम उधर लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस इधर लिखेंगे। अब एक बात बताओ जरा, 2 डिग्री सेल्सियस घटने में कितना टाइम लगता है। टाइम टेकन इन डिक्रीजिंग 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस घटने में कितना टाइम लगता है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं हिंदी में। 2 डिग्री सेल्सियस कम होने में समय लगा, कितना समय लगता है। तो 2 डिग्री कम होने में तो लगता है आपका 1 घंटा ना, 1 आवर। सिंपल सी बात है। 2 डिग्री में हमें पता निकालना है 1 डिग्री में कितना लगेगा, 1 डिग्री सेल्सियस में। तो 1 डिग्री सेल्सियस में जाहिर सी बात है 1 के बटे में ये 2 आ जाएगा, 1/2 घंटे। इतने घंटे लगेंगे आपके 1 डिग्री कम होने में। और हमें कितना कम करना है, तो एक बात सोचो, 10 से -8 पे आना ना, 0 से देखो नंबर लाइन है सिंपल सी, आपकी नंबर लाइन होती है, एक सीधी नंबर लाइन है ये है। आपको पता है कि 0 यहां होगा, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी तापमान इतना है 10, हमें जाना है -8 तक, -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो 10 से -8 पे आना है, मतलब कि 10 ये और 8 ये, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करना है ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में हमें लग रहा है 1/2 घंटा। तो 18 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना टाइम लगेगा, 18 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना टाइम लगेगा, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स, 9 घंटे लगे ना। एक बड़ा सिंपल सी बात थी, हमसे यही बोला -8 कब होगा। तो देखें जरा कितने टाइम में उतना तापमान घटता है। तो 2 डिग्री घटने में 1 घंटा लगता है, 1 डिग्री में 1/2 लगेगा। हमें 18 डिग्री घटाना है तो 9 घंटे बाद। तो 9 घंटे बाद मतलब कब होगा, 0 से -8 डिग्री, 9 घंटे, दोपहर 12 से 9 घंटे बाद क्या होता है, रात के 9 बज जाते हैं। तो आप लिखोगे कि रात 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। यही पूछा था ना मेरे से पहला क्वेश्चन। तो 9 घंटे बाद मतलब 9 बजे, आप वही लिखोगे एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अच्छा ये पहला क्वेश्चन था आपका इसका ना, कि कब होगा। अब अगले में बोला है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। तो आधी रात को तापमान मतलब रात के 12 बजे बोल रहा है ना। तो रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे ही तो होते हैं। अब देखो ये सवाल उल्टा है, इसमें हमें तापमान पूछा था, जब हमें तापमान पूछा था तापमान उधर रखेंगे। अब मेरे से बोला कि आधी रात को तापमान बताओ। तो आधी रात तो मतलब क्या होगा कि 12 घंटे बाद का पूछ रहे हैं ना, दोपहर 12 से आधी रात मतलब 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे बाद तापमान क्या होगा। तो आपको पता है कि टेम्परेचर जो है 1 घंटे में कितना डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर। 1 आवर मतलब 1 घंटे में तापमान घटता है कितना, तापमान घटता कितना है। तो 1 घंटे में तापमान घटता है आपका 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री घटता है ना। तो टेम्परेचर डिक्रीज इन कितने घंटे का मेरे को बताना है, 12 घंटे का ना। 12 घंटे में कितना घटेगा, तो 12 गुणा 2 तो 24 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। तो 24 डिग्री सेल्सियस अगर घट जाएगा 12 घंटे में, तो मतलब अभी जितना है उससे 24 कम होगा तो रात को 12 बजे। तो रात 12 बजे का तापमान, यही तो मेरे से पूछा है। मतलब टेम्परेचर एट मिडनाइट 12 में कितना टेम्परेचर होगा। तो अभी 10 है, 24 घट जाएगा, तो 10 में 24 गया
तो माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ये भी सिंपल सा था ना, बस दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर हमें बताना है किस टाइम होगा, और यहाँ पर टाइम दे रखा है हमें 12 घंटे बाद का। आधी रात 12 बजे लो, 12 घंटे बाद क्या होगा ये बोला है। तो सिंपल हमने निकाल दिया कि 2 डिग्री घटने में 1 घंटा लगता है, 1 डिग्री में 1/2 घंटा। 18 डिग्री घटना चाहिए तो 9 घंटे बाद हो जाएगा, तो 9 घंटे बाद होगा, 0 से 8 नीचे। और फिर अब बोला है कि रात को 12 बजे क्या होगा, तो टेम्परेचर 1 घंटे में 2 डिग्री घटता है, तो 12 घंटे में तो 24 डिग्री घटेगा। तो अभी जितना है उसमें से 24 डिग्री घट के आएगा रात को 12 बजे, तो 10 में से 24 घटेगा, तो माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान आ गया। तो ये था क्वेश्चन 5, इसे आप नोट डाउन करें और अपने आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हिंदी में बोल दे रहा हूं, आप अपनी बुक में देख लें क्वेश्चन। तो इन ए क्लास मतलब एक कक्षा की परीक्षा में +3 अंक जो है वो सही उत्तर के लिए दिए जाते हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दिए जाते हैं। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस, और किसी भी क्वेश्चन को प्रयास ना करने के कोई नंबर नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे थे, तो पहला पार्ट जो है पहले आप इसको लिख दो। ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है आपको लिखना पड़ता है कि मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, है ना, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के मार्क कितने हैं, तो एक करेक्ट आंसर के मार्क्स है आपके प्लस का 3 ना, प्लस का 3 है, ठीक, प्लस का 3। ऐसे ही मार्क्स वो हिंदी में क्या लिखोगे कि एक, हिंदी वाले लिखेंगे एक सही उत्तर के अंक, एक सही उत्तर के अंक कितने हैं जी, तो सही उत्तर के अंक है आपके प्लस का 3, ये है। ऐसे ही मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए क्या है, तो एक गलत उत्तर के लिए अंक कितने हैं, तो गलत उत्तर के लिए अंक है आपके -2। अब देखिए ये तो हमने लिख दिया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किए, तो लिख देंगे राधिका स्कोर्ड मार्क्स, ये पहले दिया हुआ है आपको, तो राधिका स्कोर्ड मार्क्स मतलब राधिका ने अंक प्राप्त किए, राधिका ने अंक प्राप्त किए। अब देखो जरा कितने अंक प्राप्त किए उसने, 20। अब उसने जो 20 अंक प्राप्त किए हैं वो कैसे प्राप्त किए होंगे, तो 20 अंक ऐसे प्राप्त किए होंगे ना, कुछ सही करे होंगे कुछ गलत किए होंगे, फिर दोनों का मिला के 20 नंबर आए होंगे। तो सही कितने किए हैं, 12 करेक्ट आंसर है ना जी, उसके करेक्ट आंसर कितने हैं 12। देखो लिखते हैं करेक्ट आंसर मतलब सही उत्तर कितने हैं उसके, तो सही उत्तर है उसके 10, सॉरी 12, तो 12 सही उत्तर है, तो इसका मतलब उसको कितने नंबर मिलने चाहिए, तो मार्क्स बाय करेक्ट आंसर मतलब सही उत्तर के अंक। तो सही उत्तर के अंक कितने बनते हैं उसके, एक सही उत्तर का 3 है ना, एक सही उत्तर का 3 है और गुना में 12 या 12 गुना 3 कर दो, 12 गुना 3 ना, 12 क्वेश्चन सही किए, एक सही का 3 नंबर, तो 12 तिया 36 नंबर उसको सही से मिल गए, लेकिन फिर भी उसके 20 आए। क्या कारण है, यही तो कारण है ना कि 36 तो उसको सही के मिल गए, लेकिन जो उसने 8 गलत किए, जो उसने सॉरी 8 कह रहा हूं, हमें पता नहीं है, जो उसने गलत किए उसके कितने नंबर है, उसके कट गए नंबर, तभी तो 20 आए ना। एक बात सुनना, हमें नहीं पता कि कितने क्वेश्चन थे, कुल नहीं पता ना, वरना हम सीधा बताते थे कि 12 सही करे तो 8 गलत करे, लेकिन वही हमें बताना है, मतलब अगर 20 क्वेश्चन होते तो 12 सही करे 8 गलत करे, 14 होते 12 सही करे 2 गलत करे, लेकिन हमें बताना है कितने गलत करे उसने। तो देखो जरा 36 नंबर को सही अंक से मिले, तो मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर कितने बने उसके। एक बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि अगर उसको सही उत्तर के इतने अंक मिले हैं तो गलत उत्तर के अंक कितने हैं, तो देखो 36 तो है उसके सही उत्तर के अंक, तो गलत उत्तर के अंक कितने बच गए, तो 20 घटा के देखो 16। सिंपल सी बात है ना, 36 सही से मिले होंगे, 16 गलत से मिले, तभी जाके तो 20 नंबर कुल आए। तो गलत उत्तर कितने नंबर बचे थे, इसमें से घटा के देख लो, आपके 16 नंबर गलत उत्तर से मिले उसको, 16 नंबर गलत उत्तर से मिले, तो कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर तो पूछा है मेरे से, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स मतलब गलत उत्तर वाले पर्सन कितने थे, तो देखो जरा सिंपल सी बात, 16 नंबर उसको गलत उत्तर के मिले और एक क्वेश्चन में कितने नंबर है,
माइनस का 2, मतलब वही 2। तो आप क्या करोगे, आप करके देख लो। तो इसको ना ऐसे सही तरीके ना ऐसे करना, कैसे कि 20 में से आप घटा दो 36 को, तो आपका आंसर आएगा -16। मतलब जितने नंबर है उसमें से घटा के देख लो, -16 उसके नंबर मिले गलत के, तो -16 तो गलत के मिले, और एक गलत है कितना है, माइनस का 2, तो काटोगे आप तो 2 8 16, तो 8 क्वेश्चन उसने गलत किए। एक बात समझ में आई? ऐसे ही करना है आपको, ठीक सेम ऐसे ही। क्या कि राधिका ने इतने नंबर प्राप्त किए। अब देखो सही उत्तर उसने 12 किए, तो सही से उसको 36 नंबर मिल गए, लेकिन गलत से कितने मिले, फिर माइनस का 16 नंबर मिले ना, तभी तो 36 में 16 जब आप जोड़ोगे माइनस का, तो तभी जाके 20 नंबर आएगा। अब उसके बाद गलत उत्तर कितने हुए, तो जितने नंबर गलत उत्तर से मिले थे उसको 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि माइनस का 2 नंबर है एक गलत उत्तर का। अब देखो इसका तरह मैं दूसरा वाला पार्ट करता हूं, देखो दूसरा पार्ट भी देख लो। यहीं पर क्या लिखोगे आप, सिर्फ इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी वाले लिख लेना। क्या पहले लिखोगे आप, मोहिनी स्कोर्ड मार्क्स। मोहिनी स्कोर्ड मार्क्स, मोहिनी ने कितने नंबर प्राप्त किए, तो सिंपल भाई कितने दिए हैं आपको, -5 मिले उसको, ठीक -5 उसको मिले नंबर, ठीक। अब देखो करेक्ट आंसर कितने थे उसके, करेक्ट आंसर देखो लिख लेना सही से, मैं बस बता दे रहा हूं, करेक्ट आंसर थे उसके 7, तो मार्क्स कितने मिलेंगे उसको करेक्ट आंसर के, 7 गुना 3 21, 21 नंबर को करेक्ट आंसर के मिलेंगे। लेकिन फिर उसको गलत के कितने मिले, ऐसे ही कि मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स बाय इनकरेक्ट, तो गलत से कितने मिले होंगे, तो देखो -5 में से 21 घटाओ आप, तो माइनस के 26 उसको गलत से मिले। अब आप लिखोगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तर कितने हैं, -26 को -2 से भाग करोगे 13 उसने गलत उत्तर किए हैं। बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, वही काम करना है आपको, टोटल में से घटाना है सही उत्तर को, तो गलत उत्तर वाले नंबर मिलते हैं आपको। सेम यही प्रोसेस है, पूरा कर लेना छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मतलब कोई एलिवेटर है जो कि नीचे की तरफ जाता है, ठीक किसी भी माइन शाफ्ट में, किसी भी खान की उसमें खान कूपक में, वो किस रेट से जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट, मतलब हर मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर जो डिसेंट है मतलब जो नीचे जाना है वो 10 मीटर ऊपर से शुरू हो ग्राउंड के, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो -350 मीटर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। यही कह रहा है ना कि एक उत्थापक है वो किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। अब देखो एक बात समझो, मान लो ऐसी ये जमीन है, ठीक, अब उसके यहां से वो शुरू करता है नीचे जाता है, ठीक इसके नीचे जा रहा है। अब ये बात बताओ, ये खान कूपक है आपका, यहां से नीचे जा रहा है, ठीक। अब ये बात बताओ क्या कह रहा है मुझसे कि यदि नीचे जाना भूमि से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, मान लो ये भूमि है, इससे 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है नीचे जाना, ठीक, और -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहां से अगर यहां पर आएगा 0, फिर यहां से -350 मान लो यहां पर है, ठीक, यही तो पूछ रहा है यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, 10 से -350 तक। तो पहले एक बात सिंपल सी बात बताओ कि हमें दूरी कितनी तय करनी है, तो 10 मीटर ये और 350 मीटर ये, कुल कितनी भी दूरी तय करनी है। देखो यहाँ पे सीधा पहला क्वेश्चन ये आता है, हमें ये तो बता देंगे कितना समय लगेगा, लेकिन पहले पता तो हो कितनी दूरी तय करनी है हमें। ये खान कूपक कितने मीटर नीचे जाएगा, तो खान कूपक असल में 350 ये और 10 ये 360 मीटर नीचे जाएगा ना, तो वही आप लिखेंगे कि खान, इंग्लिश में लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, कितनी डिस्टेंस है, या सीधे लिख दो डिस्टेंस टू बी, कहां गया, हाँ डिस्टेंस टू डिसेंड, मतलब नीचे जाने के लिए कितनी दूरी है, नीचे जाने की दूरी, तो नीचे जाने की दूरी कितनी है, तो एक सिंपल सी बात ये है भाई कि 10 मीटर आपका नीचे जाने की दूरी दिखाइए, 10 मीटर ऊपर है और 350 मीटर, तो ये माइनस सिर्फ नीचे के लिए है, ये 0 से नीचे के लिए 10 जमा 350 360 मीटर आपका दूरी नीचे जानी है। अब यही तो हमें बताना कि 360 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही तो मेरे को बताना, -350 तक पहुंचना, तो यहां से यहां तक पहुंचना मतलब 360 मीटर दूरी तय करना। अब देखो जरा, अब सिंपल सी बात बताओ, हमें पहले अगर पता हो कि 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, तो मैं 360 मीटर का बता दूंगा। तो 1 मीटर का नहीं पता मुझे 6 मीटर का दिया ना, 6 मीटर में कितना समय लगता है, 1 मिनट। तो आप लिखो कि टाइम टू डिसेंड 6 मीटर, यही दिया है ना कि 6 मीटर नीचे जाने में लगा समय,
नीचे जाने में लगा समय। तो देखो 6 मीटर नीचे जाने में समय दिया है कितना, 1 मिनट, यही दिया है ना मुझे, 1 मिनट। 6 मीटर नीचे जाने में 1 मिनट, तो टाइम ड्यूरेशन 1 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 मीटर जाने में 1/6 आ जाएगा, 1/6 मिनट, यही तो होगा आपका। सिंपल सी बात है भाई, 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है, तो हमें तो 1 मीटर का पता होगा जब तो 360 का निकलेगा। तो 1 मीटर नीचे जाने में 1/6 मिनट, तो आपको कितना निकालना है, 360 मीटर। तो भाई 360 मीटर नीचे जाने में आपको 1/6 गुना 360 मतलब कि 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो बस 6 मिनट इक्वल टू 1 आवर लिख देंगे बस। तो सिंपल था, बस आपने देखा कि 360 मीटर दूरी तय करनी है। अब देखो 6 मीटर का हमें दिया था 1 मिनट, 1 मीटर का 1/6 मिनट, तो 360 मीटर का गुना करते हैं 60 मिनट आ गया आंसर। तो बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपकी, कर लें आप इसे।